नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर विनायक दामोदर सावरकर पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गुरुवार को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सावरकर के द्वारा जेल में रहते हुए अंग्रेजों को लिखी गई चिट्ठी पढ़ी। राहुल ने चिट्ठी की आखिरी लाइन अंग्रेजी में पढ़ी और फिर उसका हिंदी अनुवाद कर बताया कि सावरकर ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर कहा था, सर मैं आपका नौकर बने रहना चाहता हूँ। राहुल ने कहा कि सावरकर जेल से चिट्ठी लिख रहे थे, जबकि गांधी, नेहरू और पटेल जैसे नेता भी जेल में थे। उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बता दें कि बीजेपी और संघ परिवार सावरकर को हिंदुत्व का आइकॉन मानते हैं, जबकि कांग्रेस का कहना है कि सावरकर ने जेल से बाहर आने के लिए अंग्रेजों से माफी मांगी थी। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी सावरकर की इस चिट्ठी को पढ़ना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि जब इस चिट्ठी पर सावरकर ने दस्तखत किए तो उन्होंने महात्मा गांधी, सरदार पटेल सहित सारे नेताओं को धोखा दिया था। राहुल गांधी के सावरकर की माफी को लेकर दिए गए बयान पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो राहुल गांधी की बात से सहमत नहीं है, क्योंकि वो सावरकर का आदर करते हैं। लेकिन उद्धव ने यह भी कहा कि जब उनसे राहुल गांधी के द्वारा सावरकर पर रखे गए विचार के बारे में पूछा जा रहा है तो बीजेपी को भी ये बताना चाहिए कि वो जम्मू और कश्मीर में पीडीपी के साथ सत्ता में क्यों थी। उन्होंने दावा किया कि पीडीपी कभी भी भारत माता की जय का नारा नहीं लगाएगी। बता दें, उद्धव ठाकरे ने कुछ साल पहले कहा था कि सावरकर पर भरोसा न करने वालों को जनता के बीच में पीटा जाना चाहिए। ठाकरे ने कहा था कि ऐसे लोगों को इसलिए पीटा जाना चाहिए क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर के संघर्ष और इसकी अहमियत का अंदाजा ही नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा पर महाराष्ट्र में चल रहे राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भारत में पिछले 8 साल से डर का माहौल, नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। बीजेपी के नेता शायद हिंदुस्तान के किसान और युवाओं से बात नहीं करते। अगर बात करते तो पता चलता कि युवा और किसानों के सामने रास्ता नहीं है, उनको रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस माहौल के खिलाफ खड़े होने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। अगर लोगों को नहीं लगता कि इसकी जरूरत नहीं है तो लाखों लोग बाहर नहीं निकलते। राहुल ने इस दौरान कहा कि बीजेपी का मीडिया से लेकर बाकी संस्थाओं पर कंट्रोल है, न्यायपालिका पर वो दबाव डालते हैं, इसलिए ये लड़ाई 2 पार्टियों के बीच की नहीं है। राहुल ने कहा कि हमने सारे रास्ते ट्राई कर लिए। संसद में विपक्ष ने बात रखने की कोशिश की, जब हम वहां बोलने की बात करते हैं तो माइक ऑफ कर दिया जाता है। यात्रा इसलिए चालू की है क्योंकि हमारे और विपक्ष के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। राहुल गांधी ने इसके साथ ही कहा कि उनकी यात्रा बीजेपी की हिंसा और नफरत के खिलाफ दूसरा विकल्प देने में सफल हो गई है। राहुल ने कहा कि मुझे हम सबको ये लगा था कि बीजेपी का जो तरीका है वो नफरत से भरी, डरी हुई, हिंसा फैलाने वाली अप्रोच है। उन्होंने हिंदुस्तान को एक रास्ता दिया है कि देश में नफरत फैलाओ, लोगों को डराओ, गरीबों को कुचलो, लेकिन यात्रा की कोशिश है लोगों को बताना कि सिर्फ ये तरीका नहीं है, और ये यात्रा इसमें सफल हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, ये काम करने का अलग तरीका है, प्यार का तरीका, सम्मान का तरीका। अब यात्रा जो हमने की है इसमें से पॉलिसी निकलती है। अगर वो कहते हैं कि किसान को कुचल दो तो इस यात्रा से एक और तरीका निकलता है कि किसान की सुनो, उसके गले लगो, उसकी इज्जत करो। इसके साथ ही राहुल ने सबसे महत्वपूर्ण बात की कि अब कांग्रेस के सब लोगों को लग रहा है चलने में फायदा है, राजनीतिक फायदा है, लोगों से बातचीत होती है, लोगों का प्यार मिलता है। फिर उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि वजन भी कम हो जाता है। बता दें, इससे पहले राहुल गांधी का एक वीडियो आया था जिसमें वो बता रहे थे कि जब मैं अभी यात्रा के बीच में घर गया तो मुझे लगा कि मुझे अब वापस कंटेनर में चलना चाहिए। विश्लेषक इसमें राहुल गांधी के बदले हुए स्वरूप को देखते हैं। गुजरात हाईकोर्ट में हलफनामा देकर मोरबी नगर पालिका ने पुल के ढहने की जिम्मेदारी ली है। एनडीटीवी के अनुसार मोरबी नगर पालिका ने माना कि पुल को खोला नहीं जाना चाहिए था। गुजरात हाईकोर्ट ने नगर पालिका के प्रमुख को सुनवाई की अगली तारीख 24 नवंबर को कोर्ट में उपस्थित होने का भी निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मोरबी नगर पालिका के प्रमुख को बुलाओ, सीधे उनसे सुनना चाहते हैं। संदीप सिंह जाला को 24 नवंबर को अदालत में पेश होने का नोटिस दिया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी को विशेष सीबीआई जज विकास ढुल ने ठुकरा दिया है। जैन हवाला मामले में इस समय जेल में है। पीटीआई के मुताबिक बुधवार को विशेष जज विकास ढुल ऑर्डर जारी करने वाले थे, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मामले को स्थगित कर दिया कि आदेश तैयार नहीं था। अदालत से सत्येंद्र जैन की जमानत देने का आग्रह किया गया था। अदालत में जैन के वकील ने कहा कि सत्येंद्र जैन को और अधिक हिरासत में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा, लेकिन अदालत ने गुरुवार को सुनाए गए फैसले में सारे तर्कों को खारिज कर दिया। सरकारी वकील ने कहा था कि अगर सत्येंद्र जैन जमानत पर बाहर आए तो वो अपने रसूख से सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं।
श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने अभियुक्त आफ्ताब पूनावाला की 5 दिन की पुलिस रिमांड बढ़ा दी है। हालांकि पुलिस ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक मामले की सुरक्षा और संवेदनशीलता को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफ्ताब की पेशी की अर्जी मंजूर की गई थी। पुलिस का कहना था कि श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब के साथ कोर्ट परिसर में मारपीट हो सकती है। कुछ देर पहले साकेत कोर्ट में वकीलों ने आफ्ताब को फांसी दो जैसे नारे भी लगाए थे। अवैध खनन के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को जांच एजेंसी ईडी के सामने पेश हुए। सोरेन ने ईडी के सामने पेशी से पहले कहा कि ईडी की ओर से 1000 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया गया है, लेकिन ये किस आधार पर किया गया है ये समझ से परे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच एजेंसियों को पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही कोई ठोस आरोप लगाना चाहिए। सोरेन ने कहा कि जिस तरह समन की कार्रवाई चल रही है उससे ऐसा लगता है कि जैसे वो देश छोड़कर भागने वाले हों। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई से राज्य में संशय की स्थिति पैदा होती है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि उनके खिलाफ की जा रही साजिशें कभी सफल नहीं होंगी। ईडी के सामने हेमंत सोरेन की पेशी को देखते हुए राज्य में सरकार चला रहे यूपीए गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के नेताओं ने लगातार कई बैठकें की हैं, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अलग से भी बैठक की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के सामने पेशी से पहले अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यपाल, बीजेपी और केंद्रीय एजेंसियों पर निशाना साधा और कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ईडी ने 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन की बात कही, लेकिन सोचने की बात है कि साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ के घोटाले के लिए कितने करोड़ रुपए का खनन करना होगा। सोरेन ने कहा, क्या इतने छोटे जिले में इतना बड़ा घोटाला किया जा सकता है? इसके अलावा सोरेन ने झारखंड के राज्यपाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी सरकार गिराने का षड्यंत्र किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने महीनों पहले राज्यपाल को अपना मंतव्य भेजा है, लेकिन राज्यपाल ने उस लिफाफे को नहीं खोला। लगता है कि वो भी किसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अव्वल तो यह है कि उन्होंने मीडिया बयान में कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग से दूसरा मंतव्य मांगा है, जबकि चुनाव आयोग ने मुझे पत्र भेजकर बताया कि राज्यपाल ने कोई दूसरा मंतव्य नहीं मांगा है। उनका पद राजनीतिक नहीं है, लेकिन लगता है कि वो भी षड्यंत्र में शामिल हैं। पोलैंड में गृह मिसाइल को लेकर जहां अमेरिकी राष्ट्रपति और पोलैंड के राष्ट्रपति ने आशंका जताई है कि संभव है ये मिसाइल यूक्रेन की ओर से आई हो, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इससे अलग बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर जरा भी शक नहीं कि पोलैंड में जिस मिसाइल से 2 लोगों की मौत हुई वो मिसाइल यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ी हुई नहीं है। बता दें, रूस ने भी इस मामले में किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। इसके बाद अमेरिका और पोलैंड की ओर से कहा गया था कि यह संभव है ये मिसाइल रूस से ना आई हो और यूक्रेन की ओर से आई हो। रिपोर्ट्स के हवाले से कहा गया कि यूक्रेन ने रूस की आती हुई मिसाइल पर निशाना साधा और वो मिसाइल पोलैंड में गिरी। अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ने अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल कर लिया। रिपब्लिकन पार्टी को प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 218 सीटें हासिल हुई हैं। हालांकि सीनेट की 35 सीटों पर हुए चुनाव के साथ ही बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने सीनेट में बहुमत हासिल कर लिया है। बता दें, माना जा रहा था कि रिपब्लिकन्स को हाउस और सीनेट दोनों में भारी बढ़त मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा कई दशकों में हुआ है जब मौजूदा राष्ट्रपति की पार्टी ने विपक्ष में रही पार्टी को ऐसी टक्कर दी, क्योंकि दशकों से होता रहा है कि सत्ता में जिस पार्टी का राष्ट्रपति होता है 2 साल में होने वाले मध्यावधि चुनाव में उसको करारी हार मिलती है। लेकिन इस बार बाइडेन ने इस पर विराम लगाया है। हालांकि प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत होने की वजह से बाइडेन प्रशासन के लिए अपने कानूनों को पास करवाना एक चुनौती होगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।